राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उससे जुड़े हुए लिंक पर देश भर में छापेमारी की। जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग और इसी तरह के कैंप चलाने जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह के मामलों में यह कार्रवाई की है। 15 राज्यों में छापेमारी हुई। कल एनआईए ने पीएफआई के 106 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पीएफआई पर अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई, सबसे बड़ा एक्शन था। इससे पहले 18 सितंबर को भी इसी तरह से छापेमारी की गई थी। जांच एजेंसी ने सबसे ज्यादा केरल से 22 लोग गिरफ्तार किए। वहीं पीएफआई ने अपनी तरफ से सफाई दी है, कहा है कि झूठे आरोपों में उनके लोगों को फंसाया जा रहा है। जांच एजेंसी के एक्शन के खिलाफ पीएफआई ने केरल में 1 दिन की हड़ताल भी बुलाई। पीएफआई पर एक्शन को लेकर अब राजनीति भी हो रही, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क हैं। उनका कहना है कि पीएफआई तो एक सामाजिक संगठन है, तो वहीं कांग्रेस है जो सवाल उठा रही है कि बीते 8 साल में मोदी सरकार। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सरकार ने पीएफआई पर एक्शन क्यों नहीं लिया? एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में ये कार्रवाई की है। 15 राज्यों की छापेमारी में एनआईए ने पीएफआई के 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीएफआई पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं। पीएफआई पर यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। इससे पहले 18 सितंबर को भी छापेमारी की गई थी। जांच एजेंसी ने सबसे ज्यादा केरल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पीएफआई ने सफाई देते हुए कहा कि झूठे आरोपों में उसके लोगों को फंसाया जा रहा है। जांच एजेंसी के एक्शन के खिलाफ पीएफआई ने केरल में 1 दिन की हड़ताल बुलाई है। पीएफआई पर एक्शन को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि पीएफआई एक सामाजिक संगठन है, तो वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया कि बीते 8 साल में मोदी सरकार ने पीएफआई पर एक्शन क्यों नहीं लिया। सवाल एक ही, उसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए कि 8 साल से पीएफआई को बैन करने के लिए आपने पहल क्यों नहीं की। हालांकि बड़ा सवाल ये उठता है कि जब समय समय पर हिंसा और दंगों के मामले में पीएफआई का नाम आता रहा है, तो अब तक उसे बचाने वाले कौन लोग थे? और केरल में पीएफआई ने आज 1 दिन का बंद बुलाया है। जो कार्रवाई पीएफआई पर हुई उसके विरोध में 1 दिन का बंद पीएफआई ने आज बुलाया है। एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई का ये 1 दिन का बंद केरल में। और बड़ी खबर यह है कि इस बंद के दौरान पीएफआई के सदस्यों ने हिंसा की है। तस्वीरें आपके सामने हैं, केरल की ये तस्वीरें। ऑटो में, बस में तोड़फोड़ की गई है। 1 दिन का बंद बुलाया गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से केरल में। केरल वो जगह है जहां पर 2006 में पीएफआई की शुरुआत हुई थी। केरल ही वो जगह है जहां पर कल जब छापेमारी हुई तो सबसे ज्यादा 22 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और अब केरल में किस तरह से ऑटो और बस में तोड़फोड़ की जा रही है, लोगों की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। केरल में 1 दिन का बंद बुलाया है पीएफआई ने। जांच एजेंसियों की छापेमारी से, गिरफ्तारी से नाराज पीएफआई विरोध करते हुए 1 दिन का बंद, और इस बंद में किस तरह से तोड़फोड़ हो रही है ये तस्वीरें देखिए। कहीं ऑटो का शीशा तोड़ा गया, कहीं गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। ये देखिए बस में किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। ये केरल की तस्वीरें हैं। कल ही 100 से ज्यादा सदस्य पीएफआई के गिरफ्तार हुए हैं। फिर भी जांच में सहयोग करने के बजाय तोड़फोड़ पर आमादा है पीएफआई। अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई से किसी को नाराजगी है तो देश में अदालतें हैं, कानूनी रूप से उसे चुनौती दी जा सकती है। लेकिन हिंसा का और तोड़फोड़ का रास्ता अपनाया जा रहा है। केरल में 1 दिन के बंद के दौरान, अभी तो दिन की शुरुआत है, 1 दिन का बंद बुलाया है और दिन की शुरुआत में ही आप देख रहे हैं किस तरह से तोड़फोड़ की शुरुआत भी हो गई है। कहीं ऑटो के शीशे टूटे हुए हैं, कहीं बसों में तोड़फोड़ की गई है, कहीं आम लोगों की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं। एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों में एक डर रहे। पीएफआई अपने ऊपर हुई कार्रवाई से नाराज है। कल 100 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। 15 राज्यों में एनआईए और ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। 93 जगहों पर यह छापेमारी हुई थी। देश भर में जहां जहां पीएफआई का नेटवर्क है वहां पर एनआईए की टीम पहुंची, ईडी की टीम पहुंची। आरोप टेरर फंडिंग के लगे हैं, आरोप ट्रेनिंग के लगे हैं। सैयद हसानुल हक
एडवोकेट हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विशाल मिश्रा भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी का स्वागत है। विशाल मिश्रा, ये तो दिन की शुरुआत है। अभी जो कार्रवाई हुई इससे पीएफआई इतनी नाराज है कि दिन की शुरुआत में केरल में ऑटो में, बस में, लोगों की गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई, अराजकता शुरू हो चुकी है। देखिए, एक तरफ कहा जाता है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ उसी संविधान के तहत जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं जो हैं उसी का उल्लंघन किया जाता है। बहुत फैक्ट है, बहुत सीधी सी बात है कि ये भारत के आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, इस पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की आंतरिक सुरक्षा, ये कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर बिना किसी लाग लपाट के मतलब एक सुर में बातें की जानी चाहिए। न्यायपालिका है ना, आप अपने तथ्य वहां पर रखेंगे। जो सरकारी एजेंसियों ने जो कुछ भी कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनके पास चीजें रही होंगी। बिना शक के, बिना सबूतों के, बिना पुख्ता सबूतों के इतनी बड़ी कार्रवाई इतने बड़े स्तर पर नहीं होती है। और पिछले कुछ दिनों से, कितने दिनों से मीडिया में तमाम तरह की चीजें आ रही हैं कि जहां से शुरुआत हुई केरल से, वहां के उस समय की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसने क्या बयान दिया था, हलफनामा दिया था कि उस टाइम पे 27 लोगों के जो मर्डर हुए थे उनमें से कितने लोगों में इनका हाथ था। इस प्रकार की तमाम सारी चीजें न्यूज में लगातार आ रही थी। अभी वहां बिहार में जो कुछ चीजें निकल कर आई थी वहां पे भी ये न्यूज में आ रहा था कि इनका जो है क्या कहते हैं संगठनों का। एक सुर में बात कौन नहीं कर रहा, विरोध कौन कर रहा है, ये तो मैं जानना चाह रहा हूं विशाल मिश्रा। नहीं, अब आप देखिए ना, राजनीति शुरू हो गई है। इस पर किस प्रकार की राजनीति, ये तो बहस का विषय ही नहीं होना चाहिए। जो आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, जो भारत की एकता अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न है, अब ये इस पर राजनीति क्यों की जा रही है? जब सरकार कार्रवाई करती है तो सवाल होता है कि इतने दिनों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? इसके पहले भी तो जो है ईडी ने छापेमारी की है, इसके पहले भी तो एनआईए ने जो है अपनी कार्रवाई की है। तो ये सवाल उठा देना सरकार के ऊपर कि क्यों 8 साल से कार्रवाई नहीं हो रही थी, कार्रवाई हो रही है तो अब क्यों हो रही है? ठीक, सैयद हसानुल हक भी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं। हसानुल हक साहब, आपको भी लगता है कि कार्रवाई 8 साल पहले हो जानी चाहिए थी? कांग्रेस अब कह रही है कि भाई 8 साल तक आपने क्या किया? आपको जब इतने ही सबूत मिल रहे थे तो 8 साल पहले बैन कर देते, 8 साल तक बचा क्यों रहे थे? बहुत बहुत शुक्रिया आपके न्यूज चैनल का। देखिए, सबसे अहम चीज है, देश में आज देश की एकता अखंडता आज खतरे में है। देश खतरे में हमारा है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेरा बस इतना मानना है कि आज देश में जो भी चीजें ये हो रही है इस प्रकार से, वो किसी भी संगठन जो नॉन प्रॉफिट क्या नाम है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो धर्म के मुद्दों को उठा रही है और धर्म पे देश को तोड़ना चाह रही है, वो हिंदू संस्थान हो या मुसलमानों का संस्थान हो, मैं सीधी बात कहना चाहूंगा, उन पे बैन करना चाहिए। आज देश में भ्रम का माहौल पैदा कर दिया गया है। अब देखिए, आप है पीएफआई को कहा 8 साल पहले ही क्यों बंद करना चाहिए था पीएफआई को? आप पहले, अगर आपको लगता अगर है कि पहले ही इसको बैन कर देते, जब शुरुआत हुई थी कि हाँ धर्म के आधार पे ये हो रहा है, जैसे भी लगातार छापे पड़ रहे हैं उस पे है, तो अभी जब तक कोर्ट में जाएगा मामला है, अभी मुल्जिम अगर कह सकते हैं उनको, मुजरिम नहीं कह सकते हम, ना मीडिया ट्रायल, ना हम खुद से ट्रायल करके किसी को गलत कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो गंदगी फैल रही है, देश के फिजाओं में जहर फैल रहा है, इसके खिलाफ मैं हूं। आप देखिए, पटना में, मैं बिहार का रहने वाला हूं, पटना के अंदर पीएफआई के कुछ लोग पकड़ाते हैं, ढिल्लो जी एसपी साहब, एसएसपी साहब हैं, वो कहते हैं कि इसके कुछ पकड़ाया नहीं है, चीजें पकड़ाई नहीं है। जिस तरीके से आरएसएस जो है काम करती है, उस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है, इस पे काम कर रही है। तो देखिए, आपको क्या है कि ये अगर कह रहे हैं, अगर जैसे कि बम की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को, देश की एकता अखंडता को, देश को तोड़ने की अगर कोई भी बात कर रहा है कहीं, तो मैं कहता हूं उस पे इतनी सख्त कार्रवाई हो कि आने वाली पुश्ते याद रखें। लेकिन आप देखिए, नरसिंहानंद एक व्यक्ति है, नरसिंहानंद जब नरभक्षी है, ये व्यक्ति अलीगढ़ में 2 दिन पहले गया हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको खुद
माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये न्यू इंडिया इसमें मुझे दिखता है, और इसके अंदर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां और देश के लोग हैं, उसको कहता है बम से उड़ाने की बात कर रहा है वो नरसिंहानंद। नहीं, वो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मना ही नहीं कर रहा, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है। मैं तो आपको केरल की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सिकंदर रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केरल की तस्वीरें देखिए, कल जो पीएफआई पर कार्रवाई हुई, आज उसके विरोध में बंद बुलाया गया है, और अभी तो दिन की शुरुआत है। आप देखिए तस्वीरें जरा, ऑटो में तोड़फोड़ हो रही है, शीशे तोड़ दिए गए हैं, लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, बसों में तोड़फोड़ हो रही है। यह हाल है अभी तो। कल ही कार्रवाई हुई है, आज यह हाल हो गया है। देखिए, पीएफआई पर जो एक्शन लिया है एनआईए ने और भारत सरकार की होम डिपार्टमेंट ने, इसको देर कर दी है। अगर पहले कर ले लिया जाता एक्शन तो आज ये तोड़फोड़ ना कर पाते, पहले ही इनको रोका जाता। और शुरू से ही पता चल रहा है कि ये लोग जो है देश के खिलाफ, भारत की अखंडता के खिलाफ काम कर रहे हैं, आपस में ये लड़ाई करवा रहे हैं। ये सबको ये बात पता थी, बस ये हुआ कि ये एक्शन थोड़ा लेट हो गया, ये जो तोड़फोड़ हो रही है, वरना ये तोड़फोड़ करने वाले भी नजर ना आते। इतने उन लोगों ने अपने हाथ पैर फैला लिए, पीएफआई ने पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी लोगों ने दर्ज करी है। ये यहाँ पर हम थोड़ी सी लेट हुए हैं, इनको तो पहले ही बैन कर देना चाहिए था। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिले हुए हैं, कई सबूत आ चुके हैं, कई ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि विदेश में बैठे हुए जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ इनकी तालमेल है, और ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। वो धीरे धीरे इन्होंने जड़ें अपनी फैला ली। जो आज हम लोग ये देख रहे हैं पत्थरबाजी हो रही है, वरना एक्शन होता तो कुछ भी ना कर पाते। इनको शुरू में उठा करके बंद कर देना चाहिए था। सिरे से ही जो है ये भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और भारत में ये लड़ाइयां करवाना चाहते हैं, खास करके हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार खड़ी कर रहे हैं। ये उनका जो है अभी जो एक्शन लिया गया बिल्कुल ठीक लिया गया है, और सख्ती के साथ लेना चाहिए, और सख्ती के साथ भारत सरकार को। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सख्ती बिल्कुल ठीक हुई है, लेकिन ये सख्ती बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अगर पहले हो जाती तो आज ये तोड़फोड़ और इस तरह की हिंसा की नौबत नहीं आती। देश भर में कहां पर रेड हुई है, भारत के नक्शे पर आप देख रहे हैं। और पीएफआई पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार का बयान भी आया है। इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि पीएफआई और इस तरह के दूसरे संगठन हिंसा के रास्ते पर हैं। वो कह रहे हैं कि पीएफआई के खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं जिन पर सरकार अब उचित कार्रवाई कर रही है। सुनिए। सारे देश में पीछे जो आतंकी और हिंसक घटनाएं हुई, तन से सर जुदा की, शुक्रवार को पत्थरवार में बदलने की, तो सरकारों के पास प्रमाण है कि पीएफआई के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने तो पहले भी कई संस्थाओं के कहा नहीं है, परंतु देश में आतंकवाद के लिए इस तरह की ताकतें की दखल रही है, कश्मीर में भी, हिंदुस्तान में भी, इसलिए प्रमाण है उन्होंने उस पर से किया है। परंतु इतना पक्का है, आतंकवाद, नक्सलवाद, पीएफआई और ऐसी कई संस्थाएं और मूवमेंट यह हिंसा के रास्ते पर हैं, और एक किस्म से लोगों की लाशें बिछती हैं, घर उजड़ते हैं, जवान लोग चले जाते हैं। इसलिए हिंसा का मार्ग सबने छोड़ना चाहिए, और हिंसा का मार्ग छुड़वाने के लिए जो उचित कार्रवाई है वो सरकार कर रही है। दानिश कुरैशी, जब बात टेरर फंडिंग की हो, जब बात सांप्रदायिकरण की हो, इस पर एक सुर में बोलने की बजाय हमने देखा समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। वो कहते हैं गलती तो बताइए पीएफआई की, वो तो मुसलमानों की मदद कर रही है। आतंकवाद के खिलाफ अगर कार्रवाई हो तो इसमें मुसलमानों को बीच में लाने की कहां जरूरत पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि अभी आप इंद्रेश कुमार का वक्तव्य मुझे सुना रहे थे। मुझे समझ में ये नहीं आता कि अभी तक एनआईए ने जो कुछ भी तफ्तीश की है उसका पूरा ब्यौरा ऑफिशियली मीडिया तक नहीं पहुंचा, और इनको पता चल गया है कि सबूत मिल गए हैं। यही कुछ न कुछ संदिग्धता के घेरे में डालता है। और जितनी जैसी वो बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी शांति की बात, वो किन आरोपों में से आए हैं वो सारी दुनिया जानती है। दूसरे नंबर की बात आपने कही कि बसें तोड़ी जा रही हैं, ये तोड़ी जा रही हैं, रिक्शा के कांच तोड़े गए। मैं आपको बताऊं, बंद का कॉल शायद मे बी पार्ट ऑफ हो सकता है डेमोक्रेसी। हाँ, हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो बात और है। शांतिपूर्ण बंद रखने का सबको अधिकार है, लोगों को कन्विंस करना चाहिए बजाय के वायलेंट होने के। मुझे ये लगता है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो एक डेमोक्रेटिक टूल है, उसका डेमोक्रेसी के और कानून के दायरे में इस्तेमाल होना चाहिए। रह गई बात जो एक्शन पीएफआई पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी तक जो चीजें निकल के आई हैं उसमें मुझे लगता है कि अब से पहले, जैसे कि झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में पहले बैन लगा, फिर मामला कोर्ट में पहुंचा,
कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपने जो आरोप लगाए हैं वो सिद्ध करने के लिए पर्याप्त मटेरियल नहीं है। अब देखना ये है कि एनआईए की और ईडी की ये जो छापेमारी है ये कितने जो है प्रूफ में चेंज होती है, क्योंकि अगर इसको प्रूफ में वो चेंज, एविडेंस में अगर चेंज नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये सारा मामला जो महज एक सनसनी के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। ये क्रेडिबिलिटी तय करेगा सरकार की भी और पीएफआई की भी। लेकिन शफीकुर रहमान का बयान गलत है, आप ये मानते हैं? आवाज नहीं आ रही राहुल। शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर आपने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ये तो मुस्लिमों की मदद करने वाली संस्था है, इस पर एक्शन क्यों ले रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। ठीक ठीक, सिकंदर रिजवी जवाब दीजिए इस पर। देखिए, ये जिस सबूत की बात कर रहे हैं, कितने सालों से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसी पीएफआई के ट्रेन लड़के, इन्हीं के लड़के निकल कर आईसिस के अंदर चले गए थे, केरला से निकल कर गए थे। ये लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। भारत के अंदर भूलने का रिवाज है। और जो यहाँ पे शफीकुर रहमान साहब बात कर रहे हैं, बता दूं आपसे, जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, जितनी भी, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे बिहार की हो, कहीं ना कहीं इस तरह के संगठनों का पीछे से सपोर्ट लेती है। उनको मुसलमानों को वोट चाहिए होता है, वो इसी तरह के बयान जारी करते हैं। ये पीएफआई हो गई या दूसरी जमायत हो गई, उनकी सपोर्ट लेती है रीजनल पार्टीज। ये इनको मुसलमानों की जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करना होता है, उनको वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पीएफआई का कनेक्शन आज से नहीं, पहले ही से सबको पता है, अच्छे से पता है, अपनी एजेंसीज को भी पता है। अब ये सबूत की बात कर रहे हैं, सबूत पेश किए जाएंगे। इनको खुद नहीं पता कौन कौन से सबूत होंगे, ये कहीं टिक नहीं पाएंगे। इनको बैन करेगी भारत सरकार, बहुत जल्दी इसको बैन करने जा रही है, आप देखते जाइए। हसन, आपको भी लगता है कि सरकार ने देर कर दी, पहले ही बैन कर दिया जाना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, रिजवी साहब कह रहे हैं रीजनल पार्टी को टारगेट कर रहे हैं किसी। आप देखिए, आप राजनीति किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं बन के बैठे हुए हैं। आप राजनीति के विश्लेषक के तौर पर बैठे हुए हैं, तो आप ठीक है। सबसे पहले ठीक है रिजवी साहब, बहुत अच्छा आपने बोला, आपने बहुत अच्छा बोला। आप सुनने की, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखा कीजिए रिजवी साहब, पेशेंस रखा कीजिए। अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। अच्छा बोलने वाला जो है, अच्छा सुनने वाला ही बोल सकता है। अब सुनिए, जहां जहां मुसलमानों का वोट है वहां बोलने अगर है तो भी मैं बोलूं, बंगाल हो चाहे बिहार हो चाहे केरला हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आप देख लीजिए इनके वोट बैंक के लोग। अच्छा ठीक है सिकंदर, इसमें वो अपनी बात पूरी कर रहे हैं। हसानुल्लाह, फिर आता हूं आपके पास, आप बात पूरी कर लीजिए। हसानुल्लाह कर रहा हूं। ठीक सिकंदर रिजवी, ठीक है, जरा सुनते हैं, बोलिए। बखला क्यों गए हैं रिजवी साहब? अब दिक्कत की बात यह है, पता अच्छे से पता है दुनिया को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है रिजवी साहब, आप अपनी बातें रखिए। आपने देखिए, ये पीएफआई हो, मैं फिर से बोलूं, पीएफआई हो या फिर आरएसएस हो या आपको हिंदू महासभा हो या फिर बजरंग दल, ये लगातार ये देश को तोड़ने का काम कर रही है। ये सब है, ये नॉन प्रॉफिट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितनी है, ये देश के नाम पे धर्म के। अरे रिजवी साहब, थोड़ा सा पीछे पानी पीजिए, पेट में दर्द हो रहा है, आपके लग रहा है। बात सुन के आपके आबाद इज्जत के बारे में बोल दिया क्या मैंने? आपके आबाद इज्जत के बारे में, आप वही लोग हैं, आजादी की लड़ाई में दो किस्म के लोग थे। आप तोड़ने का काम बिल्कुल, वीर थे वो जंग में गए, और जो आरएसएस वाले थे वो संग में गए, जो अंग्रेज के गुलाम थे वो संग में गए। तो आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप अपनी बात अगर ये बोल लीजिए कि इस तरीके की बात करेंगे आप, तो आपने पढ़ा नहीं है। वीर सावरकर को पढ़ लीजिए, उनकी 1200 पेज की किताब पढ़ लीजिए। कौन था क्या लिखा है देश का प्रथम आतंकवादी? आपको समझने की आवश्यकता है, देश का प्रथम आतंकवादी कौन था? आप है नरसिंहानंद कौन है, साध्वी प्रज्ञा कौन है, ये लोग हैं। आप समझने की आवश्यकता है, क्यों ना ऐसे से मत कीजिए। बात को बताइए ना, आप बताइए, देश का प्रथम आतंकवादी, स्वतंत्र भारत का प्रथम आतंकवादी कौन था? अरे बताइए कैप्टन साहब, बताइए रिजवी साहब, देश का स्वतंत्र भारत का प्रथम आतंकवादी कौन था? बताइए मुझे जरा। आप बताएं ना कौन आतंकवादी था? कौन था? आप बताइए कौन आतंकवादी था? अरे बोल दीजिए ना, पसीने निकल भारत के धर्म के आधार पर विभाजन करने की कोशिश करी, तो विभाजन किया। वो पहला भारत का प्रथम आतंकवादी कौन था? महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? ठीक है, ऐसे हसानुल्लाह और कैप्टन सिकंदर रिजवी, ऐसे दर्शकों को आपकी बात समझ में नहीं आएगी। बात यह है कि अगर पीएफआई पर कार्रवाई होती है तो जांच एजेंसियों के काम पर शक करने की जगह अगर कानून के साथ चला जाए, पीएफआई के सदस्य अगर इस तरह की तोड़फोड़ में, अगर इस तरह के आरोप उन पर ना लगे होते तो इतना बड़ा एक्शन ना होता। बात यह है, बात पीएफआई की हो रही है। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केरल बंद में जो तोड़फोड़ हुई है इसकी आलोचना की।
डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पीएफआई को लेकर केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं जरा क्या कहा उन्होंने। देखिए, मुझे लगता है कि एनआईए के द्वारा जो देश की सुरक्षा के विषयों को ध्यान में रख कर के कार्रवाई की जा रही है और उस कार्रवाई के बाद जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और उसके बाद जो इस प्रकार का कहीं पर भी कोई विरोध की बात खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, यह अलग अलग प्रकार से प्रयास है जो नहीं होना चाहिए। अगर देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा होगा, वो चाहे पीएफआई हो या अथवा कोई और संगठन हो, तो उसकी जांच करना, उसके जो अंदर गड़बड़ लोग हैं उनको पकड़ना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये एनआईए का और अधिकार है। और केरल में अगर कोई इस प्रकार की कोशिश है तो निश्चित तौर से कोई ना कोई केरल में जो राजनीतिक दल, मैं नहीं जानता कौन, उनको पीएफआई के समर्थन से देश में कहीं उनको नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं क्या है, मुझे आपके माध्यम से ही सुन रहा हूँ कि वहाँ बंद का काल किया है। बंद का काल किए हैं तो आप उनका बंद देखिए और एनआईए की कार्रवाई देखिए। हिंसा की आलोचना होनी चाहिए। बंद का ऐलान करना, बंद का आह्वान करना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से केरल में आज सुबह से आप हिंसा देख रहे हैं, उससे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभी कल ही कार्रवाई हुई, 100 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बाज नहीं आया पीएफआई। आज सवेरे से हिंसा की शुरुआत हो चुकी है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।